नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के डेट में हम लोग जो गद्यांश लेखन था उसकी प्रैक्टिस का दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरे पार्ट में दूसरा एक पैराग्राफ को देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, किस तरीके से चीज़ें आप लोगों के लिए आप लोगों को सॉल्व करनी है। ठीक है, इस तरीके से जैसे देखिए जो आपका पैराग्राफ है, किस तरीके से आपको अप्रोच करनी है, किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना है, किस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करना है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को समझना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और जैसे कि जो ये पैराग्राफ है, देखिए पैराग्राफ में किस तरीके से आप अप्रोच करेंगे, तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब देखिए पैराग्राफ में जैसे स्टार्ट करते हैं, दो चीज़ें हैं कि जिस सबसे पहले प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि शीर्षक क्या है, दूसरी चीज़ क्या है इसका भावार्थ पूछ सकता है, और तीसरी चीज़ क्या है इसके अंडरलाइन। जैसे ये देखिए लाइनें होती हैं, इनका आपको अर्थ लिखना होता है 2 से 3 लाइनों में, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, पहले पैराग्राफ को देखते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद में हम लोग जो चीज़ें हैं, जो प्रश्न हैं उनको भी देखते हैं। प्रश्न को चलिए पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छी लगेंगी। ठीक है, जैसे प्रस्तुत गद्यावतरण का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। सबसे पहली बात शीर्षक आपको लिखना है। दूसरा, गद्यावतरण का सारांश लिखिए। सारांश का मतलब यह है कि 2/3 शब्दों में, जैसे पूरा पैराग्राफ है तो उसका 2/3 भाग में आपका सारांश होना चाहिए। रेखांकित अंशों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो ये 3 प्रश्न हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। यह जो चीज़ें हैं, ये अप्रोच करने का तरीका जो है आपके यूपी पीसीएस मेंस 2020 के लिए इम्पोर्टेंट है, बीओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आरओ में भी आपसे पूछा जाएगा, तो आरओ के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ों को समझिए कि जैसे देखिए इसमें बताया गया है भय 2 प्रकार का होता है, शारीरिक भय और मानसिक भय। शारीरिक भय का क्या अर्थ बताया है? किसी शारीरिक खतरे का उपस्थित होना, जैसा कि हमारे सामने एक सांप आ जाए या एक गहरी खाई हो। क्या खतरे से बचाने वाला शारीरिक भय एक प्रज्ञा नहीं है? कि भाई सामने अगर जो चीज़ आ जाती तो हमारे अंदर इतनी समझ आ जाती है, इतनी प्रज्ञा आ जाती है कि भाई सामने खंभा है, यहाँ सामने खाई है, सामने सांप खड़ा है, भागो नहीं तो वो काट लेगा, मुझे मार देगा, ऐसी चीज़ें। तो ये प्रज्ञा है। ठीक है, सामने एक खाई है और उसे देखते ही मैं प्रतिक्रिया करता हूँ, मैं उसके पास नहीं जाता। क्या यह भय जो है प्रज्ञा नहीं है, जो मुझसे कहती है कि सचेत रहो और वहाँ खतरा है? भाई यही प्रज्ञा तो है, यही एक जो इंटेलिजेंस जो है, यही तो आपसे कहती है, यही चीज़ें, यही एक समझ तो कहती है ना कि आप उस चीज़ से दूर रहिए। एक भय है ना, ये चीज़ आपके अंतर मन में ये चीज़ें आती हैं, तभी आप उससे आगे नहीं बढ़ते। सामने मान लीजिए एक आग का कुआं है, ठीक है, या आग लगी हुई है, आप देख रहे हैं कि मैं वहां जाऊंगा तो जल जाऊंगा, तो आपके अंदर क्या है? जलने का भय है, और एक समझ भी है कि मुझे इससे बचना है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रज्ञा क्या है? हमारे अतीतों के अनुभवों का परिणाम होती है। जो हमारी समझ जो है, जो इंटेलिजेंस जो है, भाई क्या है, हमने याद है कि भाई लास्ट ईयर हमारा एक्सीडेंट हुआ था, तो अब हम जो चीज़ें हैं, अब अगर लाइफ को आगे बढ़ाना है तो हमें एक्सीडेंट से बचना होगा। इसके लिए हमें गाड़ी सावधानी से चलानी होगी, अपने आप को भी संभलना होगा, प्लस दूसरे से भी बचना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अनेकों ने या मेरी माँ ने अथवा मित्र ने गिर गिर कर हमें सचेत किया है, कि मतलब आसपास में जो लोग, आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ना, ठीक है, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपकी माँ हो सकती है, हर तरीके से उनके साथ गलत हुआ तो आप देखते हैं कि भाई हमारे साथ गलत ना हो, इन चीज़ों को हम ना करें। और क्या है कि जैसे सचेत रहो वहाँ खाई है, यह अतः उस शारीरिक भय में हमारी स्मृति एवं प्रज्ञा एक साथ कार्य कर रही है। भाई हमारी याददाश्त भी काम कर रही है, हमारी समझ भी काम कर रही है, दोनों चीज़ें, और भय भी काम कर रहा है कि हाँ भाई हमें ये चीज़ें नहीं करनी है, डर है एक जो, जैसे भय एक और भी है कि जैसे वह मनोवैज्ञानिक भय भी होता है ना, एक शारीरिक, एक मानसिक और एक मनोवैज्ञानिक। ठीक है, जो शारीरिक भय को लेकर जो अतीत में किसी अत्यंत पीड़ादायी बीमारी के कारण उत्पन्न हुआ हो, आज वह पीड़ा नहीं है, फिर भी हम उससे भयभीत हैं कि भाई
कई सौ वर्षों पहले एक महामारी आई थी, अब वही महामारी अगर दोबारा आ गई तो क्या होगा, तो इससे बचाव करते हैं लोग, फिर कहीं वह फिर ना आ जाए। अब क्या हम इस मनोवैज्ञानिक भय को समझ सकते हैं ताकि पुनः पुनः उत्पन्न ना हो सके, मतलब वह दोबारा उत्पन्न ना हो सके। मुझे पिछले सप्ताह या एक वर्ष में पूर्व पीड़ा हुई, जैसा कि कितनों को ही होती होगी। दुख भयंकर था, मैं नहीं चाहता था कि फिर आए और डरता हूँ कि कहीं पुनः ना आ जाए। ठीक है, कहीं पुनः ना आ जाए। ऐसा क्यों होता है, कृपया बड़ी सावधानी से सुने। हमारे मन में उस दुख की स्मृति है और यह विचार कहता है कि सावधान रहो, उसको फिर मत आने दो। यह पीड़ा के संबंध में सोचने में उसकी पुनरावृत्ति का भय उत्पन्न होता है। इस प्रकार विचार स्वयं पीड़ा लाती है और मनोवैज्ञानिक भय, भाई विचार क्या है, विचार एक तो पीड़ा भी लाती है, भय भी लाती है, डर भी लाती है और एक मानसिक रूप से पुरानी स्मृतियों को भी लाती है। तो पिछली बीमारियों के दुख की पुनरावृत्ति का भय ना हो। तो अब एक एक करके ध्यान रखिएगा, पूरे पैराग्राफ में आपसे क्या बात करी गई भय के बारे में। तो शीर्षक जो होगा आपका भय होगा, डर, ध्यान रखिएगा, भय। अब देखिए, संक्षेप में प्रस्तुत गद्यावतरण का सारांश लिखना है। तो आपको क्या है, इस पैरा का सारांश 2/3 वर्ड में लिखना है। जैसे पूरा पैराग्राफ 100% मान लीजिए तो 2/3 भागों में आप लोगों को लिखना है कि जैसे भय जो है, भय के 2 प्रकार होते हैं, शारीरिक भय और मनोवैज्ञानिक भय। शारीरिक भय का क्या अर्थ होता है, शारीरिक भय का अर्थ शारीरिक खतरे से उत्पन्न होता है। आप एक एग्जाम्पल दे दीजिए। ठीक है, अब जो सामने आ जाए, जैसे खतरे से बचाने वाला शारीरिक भय जो है एक शारीरिक प्रज्ञा है और सामने एक खाई, उसे देखते ही मैं प्रतिक्रिया करता हूँ। ठीक है, मैं उसके पास नहीं जाता। देखिए, भय जो होता है अपने शब्दों में, जैसे देखिए जो पैराग्राफ है 52, जो गद्यांश का अवतरण का जो सारांश है वो अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो भय क्या है, भय के बारे में बताना है, भय के प्रकार बताने हैं, फिर उसके बाद में भय से संबंधित चीज़ें कि भाई मनोवैज्ञानिक शारीरिक भय जो होता है, शारीरिक भय हमें सचेत करता है, चीज़ों को देखते हैं कि हम सामने हमारे खाई हैं, तो हम क्या है, हम पुरानी स्मृतियों के माध्यम से उन चीज़ों से बचने का प्रयास करते हैं। एक डर रहता है, पुरानी स्मृतियाँ, समझ रहती, और एक समझ ये कहती है कि आगे नहीं जाना है, आगे खाई हैं। ठीक है, क्या भय प्रज्ञा नहीं है जो मुझसे कहती है सचेत रहो और वहाँ खतरा है? यह प्रज्ञा हमारे अतीत के अनुभवों का परिणाम होती है। तो यहाँ पर अब आगे वाले पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है कि भय जो है, भय ही एक प्रज्ञा का भी काम करती है और खुद में एक प्रज्ञा होती है, यानी समझ होती है। ठीक है, जो मुझसे कहती है कि सचेत रहो, बार बार कहती है और अतीत के परिणामों का परिणाम भी होती है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे मेरे माता पिता, भाई बहन, इन्होंने गिर गिर कर मुझे सचेत भी किया होगा। और शारीरिक भय में स्मृति और प्रज्ञा एक साथ कर रही होती है काम, कि भाई आपकी स्मृति भी काम कर रही होती है और प्रज्ञा भी काम कर रही होती है, यानी आपकी समझ। भय एक और भी है कि वह मनोवैज्ञानिक, आपको तीसरे, अब यहाँ से तीसरे पार्ट में आपको जाना है कि जो आपका मनोवैज्ञानिक भय है, जो उस शारीरिक भय को लेकर जो अतीत में किसी अत्यंत पीड़ादायी के कारण, मतलब अतीत में किसी दुख के कारण या किसी समस्या के कारण जो एक भय उत्पन्न होता है, उसे हम मनोवैज्ञानिक भय कहते हैं। ठीक है, अब क्या मनोवैज्ञानिक भय को हम समझ सकते हैं पुनः ताकि उत्पन्न ना हो सके? भाई मनोवैज्ञानिक को समझना है जिससे कि वह तुरंत जो पहले समस्याएं आई थी वो दोबारा ना आ सके। इस तरीके से पैरा में आगे बढ़ते चले जाना है। दुख, जैसे आप पुरानी दुखों को नहीं चाहते, चीज़ों को नहीं चाहते, इस तरीके से आप ओवरऑल में अपने शब्दों में चीज़ों को बताना है। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब तीसरा प्रश्न क्या है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब एक एक करके इस व्याख्या क्या करनी है, 2 से 3 लाइन 4 लाइन में करनी है कि जैसे शारीरिक भय, मनोवैज्ञानिक भय। शारीरिक भय का अर्थ है किसी शारीरिक खतरे का उपस्थित होना। तो देखिए यहाँ पर आपको शारीरिक भय और मनोवैज्ञानिक भय दोनों के बारे में बताना है कि शारीरिक भय जो है हमें एक सचेत करता है, एक शारीरिक भय हमें दिखाता है कि सामने अगर खाई है, अगर मेरी एक प्रज्ञा सामने दिखती है, मेरी एक समझ जो विकसित होती है, एक डर भी है, डर भी दिखता है और प्रज्ञा भी दिखती है कि मेरी समझ भी है कि हाँ भाई सामने नहीं जाना है, खाई है या सामने सांप है, किसी शारीरिक खतरे का उपस्थित होना। तो ये चीज़ें आपको 2 से 3 4 लाइनों में बताना है। अब देखिए
दूसरा अंडरलाइन वाला चीज़ें क्या हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब क्या है कि क्या यह भय जो है प्रज्ञा नहीं है जो मुझसे कहती है सचेत रहो वहाँ खतरा है, क्या हमारे अतीत के अनुभवों का परिणाम होती है। तो देखिए, भय एक तरीके से भय और प्रज्ञा एक साथ साथ कार्य करते हैं और ये हमेशा कहते हैं, ये हमारे अनुभव जो अतीत के अनुभव होते हैं उनसे यह प्रभावित होती है, प्रेरित होती है और ये आगे चीज़ों को दिखाती है कि जो अतीत के अनुभव होते हैं, अतीत में आपने कोई दुख झेला होता है तो आपको ये पता होता है कि आपकी समझ ये कहती है कि ये चीज़ भाई नहीं करनी है, मुझे खाई में नहीं गिरना है, नहीं तो फिर चोट लग जाएगी। और आपका डर भी रहता है कि डर नीचे मतलब खाई में गिरे तो हाथ पैर भी टूटेंगे। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें यही सेम चीज़ कहती हैं, ठीक है। इस तरीके से तीन चार लाइनों में आप लिख दीजिए। तीसरी आपकी जो अंडरलाइन पैराग्राफ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, मनोवैज्ञानिक भय जो शारीरिक भय को लेकर जो अतीत में किसी अत्यंत पीड़ादायी बीमारी के कारण उत्पन्न हुआ हो, आज वह पीड़ा नहीं है, फिर भी हम उससे भयभीत हैं। तो देखिए, मनुष्य जो होता है इन्हीं चीज़ों से सीखता है। मनोवैज्ञानिक भय क्या होता है? मनोवैज्ञानिक भय के बारे में बताना है कि मनोवैज्ञानिक भय वह भय है जो अतीत में हुए किसी घटना को लेकर हम सचेत रहते हैं, हम भय के साथ में रहते हैं कि अगर वो घटना दोबारा घटित हो गई तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए अतीत में आपको कोई बीमारी हुई, अब उस बीमारी वही दोबारा अगर हो जाए तो आपकी विकराल स्थितियाँ आ जाएंगी, वो चाहे आर्थिक हो चाहे शारीरिक हो। तो ये क्या है? ये हमें हमेशा भयभीत रखता है। भय एक डर रखता है कि वही बीमारी दोबारा हमें ना हो जाए। तो ये आपके अंडरलाइन का व्याख्या हो गई। अगली और लास्ट देखिए, सोचने से उसकी पुनरावृत्ति का भय उत्पन्न होता है कि जैसे आप सोचते हैं कि हाँ ये चीज़ कहीं दोबारा घटित ना हो जाएगी। जैसे लगता है आपको डर कि कहीं मैं सड़क पर गिर ना जाऊं क्योंकि आप एक बार गिर चुके हैं, तो आप बार बार उसको सोचकर भी डर लगता है चीज़ों को। जैसे आपको पता है कि आपके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है 10 साल पहले, तो आप उसी को आज की डेट में भी उसी चीज़ को याद कर करके उसके भय को रखते हैं, चीज़ों से सचेत रहते हैं कि दोबारा वो चीज़ें ना हो। तो ये सोचने की उसकी पुनरावृत्ति का भय उत्पन्न इसी के कारण होता है। अब देखिए, अगली जो लाइन है, विचार स्वयं पीड़ा लाती है, यह मनोवैज्ञानिक भय है कि भाई ये तो मनोवैज्ञानिक है ही ना, कि अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप किसी बीमारी के बारे में जो आपको 2 साल पहले हुई थी उसके बारे में सोच रहे हैं, तो आपको क्या है, स्वयं में वह आपको डर लगेगा कि कहीं वो दिक्कत ना कर जाए। या 2 साल पहले आपको सांप ने काटा था, अब उसका डर लगा है कि कहीं मैं रास्ते से घने जंगल से जाऊंगा तो कहीं सांप ना काट ले, तो आप नहीं जाते हैं। तो ये क्या है? विचार जो हैं, जो हमारे मानसिक विचार जो होते हैं, उन्हीं की पुनरावृत्ति से यह मनोवैज्ञानिक भय और ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इस तरीके से 3-3 लाइनों में आपको जो रेखांकित अंश हैं उनकी संक्षेप में व्याख्या कर देनी है। तो अच्छे से इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस करिए। ये देखिए, प्रैक्टिस के लिए है। आपको एग्ज़ाम हॉल में RO मेंस, UP PCS मेंस और सभी में आप लोगों को बस कोई नया ही पैराग्राफ मिलेगा, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं वही आपका है। तो अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और यह आपका लेक्चर हो गया। कल की डेट में एक और हम लोग देखेंगे, डेली यही इन्हीं चीज़ों को देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और UP PCS मेंस 2020 का, RO मेंस का और BO मेंस का एक पेड ग्रुप चल रहा है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों के अलग अलग चल रहे हैं। नंबर है 9140085178 पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।